दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो 10th 11th और 12th बेस पे आता है। ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है। इस तरह से दो प्लेन होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हम अपने पॉइंट्स को और क्वाड्रेंट्स को मेजर कर सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हो, टू डायमेंशनल में है, तो दो पॉइंट्स के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल, तीन पॉइंट्स आ जाए, तीन पॉइंट्स में हमारे पास ये चीज आती है। सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी कंडीशन एंड ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमारे पास चार पॉइंट्स पे आते हैं। चार पॉइंट्स में हमारा आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। हाउ टू चेक दीस थिंग्स। अब ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना सिंप्लीफाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दोस्तों ध्यान से देखना, और हमारा सिंपल कंसेप्ट है, इसको समझना भी। देखिए हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। इसको मैंने नाम दे दिया a से, इसको नाम दे दिया मैंने b से। तो यहाँ पर कुछ भी पॉइंट्स हो और मुझसे कहे a और b की डिस्टेंस निकालो, सबसे पहला कंसेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सारी चीजें इन्हीं पे बेस्ड है। ए और बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। आपको जस्ट सिंपली यहाँ वैल्यूज रखनी है और सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे होगा, अगर हमारे को दो पॉइंट दे रखे हैं इसी तरह से ए और बी, ध्यान से समझना। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है डिवीजन। अब डिवीजन दो तरह से होता है। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास दो तरह से डिवीजन होता है। पहला डिवीजन होता है इंटरनली और दूसरा डिवीजन होता है एक्सटर्नली। इंटरनली एंड एक्सटर्नली, वो हमें कैसे पता लगेगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल डिवीजन। सपोज हमारे पास आर कोई भी एक पॉइंट है जो इसको इंटरनली एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अब एम रेशियो एन में डिवाइड तो कर गया है, इसको हमें बताना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x2 y2। अब हमें निकालना है आर के कोऑर्डिनेट्स। तो ध्यान से देखिए आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। आर के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, याद रखने का तरीका, आर इज इक्वल टू, इसकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालो पहला x वाला, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ m x2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ m x1 डिवाइड बाय m प्लस n, कोमा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में चले जाओ, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, सेम प्रोसीजर। इस तरह से देखो हम अपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ r को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे से सेक्शन फॉर्मूला में ही, अब ये तो था इंटरनली, अब प्रॉब्लम आती है व्हाट इज एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली, इंटरनली तो क्या करता है, अंदर से डिवाइड करता है। एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा, हमारे पास अगर कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हो और हमें कहे कि एक्सटर्नली डिवीजन निकालो, तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है इस तरह से, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और आर इसको कहीं बाहर डिवाइड कर रहा है, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होगा, कुछ भी नया नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ अब ये आर इसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। हमारे पास ए आर और बी आर का रेशियो एम रेशियो एन मान लिया। एक्सटर्नली में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, जब आपसे कहे एक्सटर्नली डिवीजन निकालो तो यहां पर जस्ट माइनस और माइनस आ जाएगा। इंटरनल डिवीजन में प्लस आता है, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अभी डिवीजन तो हो गया, अब की बार क्वेश्चन को रिवर्स करके देता है। जब क्वेश्चन को रिवर्स करके देता है तो ध्यान समझो क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करो। अब की बार हमें कह दिया एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और कह दिया आर इसको डिवाइड कर रहा है। बता नहीं रखा हमारे को इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है। बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आर के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब ध्यान से देखो आर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकालो, हम मान लेते हैं रेशियो, लेट के रेशियो 1 में वो इसको डिवाइड कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना के रेशियो 1 मान लेंगे, और आर की वैल्यूज हमें पता है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकाल लो सेम पॉइंट्स लेके। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास पॉइंट्स है x1 y1, ये मेरे पास पॉइंट्स है x2 y2। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ax2
प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1 कोमा ky2 प्लस y1 डिवाइड बाय k प्लस 1 और r की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, सपोज 2 3। अब आप कहोगे सर आपने तो इसको इंटरनली ले लिया ऑटोमेटिकली। नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने जनरल माना k/1, लेट द रेशियो विल बी k/1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को फर्स्ट से कंपेयर करो, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करो, दोनों से k की वैल्यू निकालो। अगर आपके k की जो वैल्यूज है, अगर जो k की वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव आ गई, तो हमारा जो डिवीजन है वो कैसा होगा, इंटरनली डिवीजन होगा। और अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमारा डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा डिवीजन एक्सटर्नली होगा या इंटरनली होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बताओ आपका मिड पॉइंट का। अब मिड पॉइंट हमारे पास फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। मिड पॉइंट के लिए जस्ट m और n का रेशियो 1:1 हो जाएगा। m और n का रेशियो 1:1 हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 और 1 रख दो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 1 रखते ही x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये बन गया हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने तीसरी चीज कर ली, किसी भी हमारे पास अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो उनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब हमारे पास अगली चीज आती है, तो सारी चीजें 2 पॉइंट्स के ऊपर, 2 पॉइंट्स के ऊपर थी, अब हम निकालेंगे 3 पॉइंट्स के ऊपर। अब 3 पॉइंट्स के ऊपर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अब की बार जो हमारे पास चीजें दे रखी होगी वो ट्रायंगल फॉर्म में। अब ट्रायंगल फॉर्म में दे रखी होगी 3 पॉइंट से हम जनरली क्या चीज निकालते हैं, ट्रायंगल फॉर्म। सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, तो 3 पॉइंट्स हमने मान लिए ए बी और सी। ए पॉइंट मान लिया x1 y1, बी पॉइंट मान लिया x2 y2 और सी पॉइंट मान लिया x3 y3। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो वो बनता है कोलिनियर कंडीशन, और अगर ये 3 पॉइंट्स अलग अलग लाइन में है तो हमारे पास बनता है ट्रायंगल। अब अलग अलग लाइन में है तो ट्रायंगल निकाल लो। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल आ गई। अब ट्रायंगल आ गई तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है ट्रायंगल में, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह गिवन होगा, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होगा, या शॉर्टकट तरीका है हाफ। पहला पॉइंट लिखो x1 y1, दूसरा पॉइंट लिखो x2 y2, तीसरा पॉइंट लिखो x3 y3, और फिर से फर्स्ट पॉइंट को क्या कर दो, रिपीट कर दो। ये हमारे पास आ गया एरिया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लो। हाफ, इस तरह से जो मल्टीप्लाई करनी है वो प्लस में, और इस तरह से जो मल्टीप्लाई करनी है वो माइनस में। तो फॉर्मूला अपने आप ही क्या बन गया, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, माइनस में कौन कौन सी आ गई, x2 y1 x3 y2 और x1 y3। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड इस तरह से हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर हमारे पास एरिया पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमेशा एरिया में न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब कुछ भी मान लो -5 आ जाए तो वो होगा ऑटोमेटिकली 5 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपके पास एरिया आ जाए 0, सपोज करो इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 0 आ जाए। अब 0 आ जाए इसका मतलब तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ एरिया ही नहीं बचेगा। इट मींस ए बी सी ये तीनों हमारे किस में हो गए, स्ट्रेट लाइन में। अब तीनों स्ट्रेट लाइन में हो गए तो यही हमारे पास कंडीशन बन गई कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स कब बनते हैं, जब उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पढ़ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमारे पास कंडीशंस क्या आती है, इसकी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सपोज करो ये तो हमने सेक्शन सिंपल फॉर्मूले से निकाल लिया। अब ट्रायंगल में हमें सबसे पहली चीज आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना। अगर दोस्तों आपको ये कहा जाए पहली चीज ट्रायंगल के अंदर शो करो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे शो करते हो, तो 3 चीज होती है आइसोसेलेस, सेकंड होती है राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है, और थर्ड होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आप सभी को इनके मीनिंग पता है, ध्यान से देखिए। आइसोसेलेस मतलब एनी 2 साइड सेम। अब कोई भी 2 साइड सेम कर लो। अब आप कहोगे सर 2 साइड कैसे निकालें, बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले साइड निकालनी तो आपको आती है। पहली साइड निकाल लो ए बी, दूसरी साइड निकाल लो ए सी, नेक्स्ट निकाल लो बी सी। इनमें से कोई भी 2 साइड अगर सेम हो जाए तो वो ट्रायंगल हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनी 2
साइड इक्वल। अगर इक्विलेटरल कब होती हैं? जब हमारे पास क्या हो जाए, ऑल साइड्स इक्वल हो जाए। अगर मेरे पास ऑल साइड्स इक्वल हो जाए मतलब ए बी, बी सी और तीसरी हमारे पास है ए सी, ये तीनों सेम हो जाए तो हमारे पास ट्रायंगल कैसी बनेगी, इक्विलेटरल। अब क्या हमारे पास बेसिक क्या रह गया कि राइट एंगल ट्रायंगल को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। आप सभी ने पढ़ रखी है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको। पाइथागोरस ने क्या कहा था, ट्रायंगल बनाओ कि ये ट्रायंगल है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। फॉर्मूला क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको लैंग्वेज में देखो, sum of squares of any two sides, sum of squares of any two sides is equal to the square of the third side। अगर आप इसी तरह ये शो कर दो, मतलब किन्हीं भी दो साइड्स का सम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अगर आप उसको बी सी स्क्वायर के इक्वल शो कर दोगे तो कैसी बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। एनी टू साइड, जरूरी नहीं है ए बी ए सी हो सकता है ए बी बी सी का भी हो जाए, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमारे को थर्ड साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल दिखाना है। तो इस तरह से हम अपने तीनों ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास बात बेसिक सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड और इंसेंटर निकालने की। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी मुश्किल तो आती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि सर्कमसेंटर क्या है। सर्कमसेंटर क्या होता है, हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, सर्कमसेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां ये कट कर जाएगा वो क्या बनेगा, मेरा सर्कमसेंटर। सेंट्रोइड क्या होता है मेरे पास, अब ये ट्रायंगल है, सेंट्रोइड होता है मीडियंस, मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लो, जहां मीडियंस आपस में कट कर जाएंगे यहां पर, ये हो जाएगा मेरा सेंट्रोइड। ये हो गया मेरा सर्कमसेंटर और ये हो गया मेरा सेंट्रोइड। अब आगे बात तीसरी, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, तीसरी प्रॉपर्टी और लिख देता हूं यहाँ पे। इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर, जहां एंगल के बाइसेक्टर मीट कर जाएंगे, ये रहा, ये हो जाएगा मेरा इन सेंटर। अब आगे बच्चों बात की भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। बेटा सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड कॉर्नर से यानी वर्टिसिस से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। मान लो ये पॉइंट है मेरा ओ, तो सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी होती है ए ओ, ओ बी और ओ सी, ये सारे क्या होंगे, सेम। आप डिस्टेंस मेजर कर लेना और सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि दो पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, मेजर हो जाएंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारे पास है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, x1 y1, अगला है x2 y2, अगला है x3 y3। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये फॉर्मूला हो गया सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का। अब आगे सर इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा, भाई इन सेंटर के फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। ए के अपोजिट डिस्टेंस को नाम देते हैं हम स्मॉल ए, बी के अपोजिट डिस्टेंस को नाम देते हैं हम स्मॉल बी, सी के अपोजिट डिस्टेंस को नाम देते हैं हम स्मॉल सी। ये डिस्टेंसेस हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आगे इन सेंटर कैसे निकालेंगे, इन सेंटर भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। इन सेंटर में बस क्या करना है, इनकी इससे मल्टीप्लाई कराना है। सपोज मेरे पास ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस सी है, तो बस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए x1 बी x2 सी x3 बाय 3, पहला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट y वाला पॉइंट क्या बनेगा, ए y1 बी y2 सी y3 बाय 3, ये y वाला कोऑर्डिनेट आ गया। तो x वाला कोऑर्डिनेट आ गया, y वाला कोऑर्डिनेट आ गया, किसका आ गया, इन सेंटर का आ गया। दोस्तों ये सारा पॉइंट था हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी 3 पॉइंट्स के लिए हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हो किसी भी प्लेन के अंदर। अब हमारे पास आता है, देखो सब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूले अप्लाई करके हम सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास 4 पॉइंट्स के लिए। अब 4 पॉइंट्स के लिए क्या बनेगा, भाई सभी को पता है अगर 4 पॉइंट्स दे रखे हो ए बी सी डी, तो 4 पॉइंट्स वाली को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहली चीज आ गई क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, बच्चों ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। क्वाड्रिलेटरल में होता है सबसे पहला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। भाई हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कैसे निकालेंगे, आप कुछ मत करो,
इसका एक डायगोनल ले लो, ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल पहली, ये क्या बन गई, दूसरी ट्रायंगल। दोनों का एरिया निकाल दो और दोनों को प्लस कर दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, और मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भी आपको सिखाया था, वो निकाल दो और सिंप्लीफाई कर दो। हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। वो तो एरिया से हो गया। अब आता है कि हाउ टू चेक, ये जो मेरी क्वाड्रिलेटर बनेगी, ये ए बी सी डी वाली, ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी या रोम्बस होगी। अब ऑब्वियसली बात है, सबकी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले चलते हैं हम पैरेललोग्राम। पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको, 4 पॉइंट्स, x1 y1, b मान लिया x2 y2, c मान लिया x3 y3 और d मान लिया x4 y4। तो सबसे पहले चलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड एक और चीज ध्यान देना, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये कंडीशन होगी किसकी, पैरेललोग्राम की। मतलब ए बी और सी डी तो होंगे बराबर, ए सी और बी डी भी होंगे बराबर, लेकिन जो इनके डायगोनल्स होंगे वो बराबर नहीं होंगे। मतलब ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, जो भी आपको ऑर्डर में क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के केस में जो लास्ट कंडीशन है वो हट जाएगी। रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल। रेक्टेंगल में सारी चीज इक्वल हो जाती है। ऐसा नहीं है जो अपोजिट साइड होंगी वही डायगोनल्स इक्वल होंगे। मान लो इसकी वैल्यू, अपोजिट साइड की वैल्यू 5 5 5 5 आ गई, तो डायगोनल्स भी 5 आएंगे। नो, डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं। डायगोनल हो जाएगा 5√2 एंड 5√2, इस तरह से। डायगोनल जरूरी नहीं है वही सेम रहेंगे, डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे और साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास रोम्बस में। रोम्बस में भी यही चीज होती है। रोम्बस में क्या होता है, हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अगेन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। और लास्ट कंडीशन बचती है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या होगा, सभी साइड्स भी इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास ध्यान से देखो, स्क्वायर देखो, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल दो साइड्स पे चलते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस और स्क्वायर 4 साइड्स पे चलते हैं। इस तरह से देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें सारी डिस्टेंस तो निकालनी ही पड़ेगी। हमें सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए डी एंड बी सी, ये 6 डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूले जो हमने सबसे पहले पढ़ा उससे निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।